प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हो, चलिए आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता देता हूं। यकीन मानिए, अगर आज का वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हो तो आप किसी भी किसान का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हो तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। इसके साथ उस किसान को भी दिक्कत आ सकती है जिस किसान का आप फसल बीमा कर रहे हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। गूगल पे सर्च करना है PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये लिख के आप सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है, आपको इसी वेबसाइट का चुनाव कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी ऑप्शन मिल जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर का, ये वाला। ये सबसे ज़रूरी ऑप्शन है, इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इस ऑप्शन की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कौन सी फसल के लिए कितना प्रीमियम देना होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सीजन चुनेंगे, कौन सी सीजन के लिए आप फसल बीमा करवाना चाहते हैं। उसके बाद सन चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका स्टेट कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पर चुनाव करेंगे। उसके बाद किस फसल के लिए आप बीमा करना चाहते हैं वो फसल आप यहाँ पर चुनेंगे। तो यहाँ पर सभी फसलें आपके सामने आ जाती है, तो फसल को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हेक्टर में दर्ज करेंगे क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में आप फसल बीमा करना चाहते हैं। उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आपको कितना प्रीमियम देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वार के 1 हेक्टर के लिए किसान को 316 रुपये और 82 पैसे देने होंगे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट 1 हेक्टर पर कंपनी को कितने देगी वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे 3168 रुपये और 2 पैसे गवर्नमेंट देगी किसान की तरफ से। उसके बाद टोटल कितने रुपए का फसल बीमा बन रहा है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर किसान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तो कंपनी की तरफ से किसान को कितने रुपए दिए जाएंगे वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही कौन सी कंपनी में फसल बीमा किया जा रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल कितने रुपए का फसल बीमा बना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कोई और फसल का भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस फसल को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हेक्टर में क्षेत्रफल दर्ज करेंगे। मान लीजिए मूंग का हमें 1.2 हेक्टर में फसल बीमा करना है, तो हम 1.2 हेक्टर दर्ज करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंग के 1.2 हेक्टर में हमें 1024 रुपये और 27 पैसे देने होंगे। गवर्नमेंट इतने देगी और इतने का फसल बीमा बनेगा। तो इस तरह से अगर आपके CSC सेंटर पर कोई भी फसल बीमा करवाने के लिए किसान आता है तो आप उन्हें पहले ही बता सकते हैं कि कौन सी फसल के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे, और इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके पहले ही उन्हें बता सकते हैं, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि उनके टोटल कितने रुपए लगने वाले हैं फसल बीमा में। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप फसल बीमा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो यहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन फॉर फार्मर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर किसान का पहले से आपने यहाँ पर फसल बीमा किया है तो उसके मोबाइल नंबरों से यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो और उसकी डिटेल ले सकते हो। लेकिन अगर पहली बार फसल बीमा कर रहे हो तो गेस्ट फार्मर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फार्मर की डिटेल देंगे। यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल उसी प्रकार से भरनी होती है जिस तरह से एक CSC ID में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। अब CSC ID से एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर CSC का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको CSC लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर CSC ID को लॉगिन करेंगे। इसके लिए CSC ID पासवर्ड दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट चुन लेना है, आप कौन से स्टेट से हो। उसके बाद आप कौन सी फसल के लिए फसल बीमा कर रहे हो उसे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। अब अगर आपने फॉर्म को कंप्लीट रूप से सबमिट कर दिया है और पेमेंट कर दिया है तो वो यहाँ पर आपको पेड एप्लीकेशन में दिखाई देंगे। अब जिन फॉर्मों को आपने सबमिट कर दिया लेकिन फॉर्मों के पेमेंट नहीं किए हैं तो वो यहाँ पर आपको अनपेड एप्लीकेशन में दिखाई देंगे। इसके साथ ही अगर आपका फॉर्म कोई भी सेंडबैक हुआ है किसी भी कमी की वजह से तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो फॉर्म अप्रूव हो जाएंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब चलिए जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फॉर्म में आपको सबसे पहले बैंक की डिटेल देनी होगी। इसके लिए हम IFSC कोड से सारी बैंक की डिटेल लेंगे। तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको IFSC कोड देने होंगे। IFSC कोड आपको आपकी बैंक डायरी में मिल जाएंगे, यानी कि किसान की जो भी बैंक डायरी है उसमें IFSC कोड दिए हुए होंगे। वो IFSC कोड आपको यहाँ पर दर्ज करने और वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर IFSC कोड दर्ज करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे बैंक की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, कौन सी ब्रांच है, कौन सा बैंक है, सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर नो सेलेक्ट रख के ये सारी
सारी डिटेल मैनुअली भी भर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट टाइप चुनेंगे, लोन है तो लोन बताएंगे, नहीं तो सेविंग अकाउंट सेलेक्ट रखेंगे। अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको ध्यान से दर्ज करने हैं। उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर में दोबारा से अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फार्मर डिटेल देनी होगी। किसान की पासबुक पर किसान का क्या नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। जो भी बैंक डायरी में नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। आधार कार्ड में क्या नाम दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको बताना है। आधार कार्ड वाला नाम बताने के बाद आधार नंबर दर्ज करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये डिटेल देने के बाद यहाँ पर रिलेशन टाइप चुनेंगे, आप किसका नाम देना चाहते हैं। अगर पिता का नाम देना चाहते हैं तो सन ऑफ चुनेंगे। अगर आप यहाँ पर महिला है और पति का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वाइफ ऑफ चुन सकते हैं। बाकी आप डॉटर ऑफ, केयर ऑफ भी चुन सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस हिसाब से आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको रिलेटिव का नाम देना, जैसे हमने यहाँ पर सन ऑफ चुना है तो हम यहाँ पर पिता का नाम देंगे। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करने फार्मर के। उसके बाद फार्मर के आधार कार्ड में क्या एज है वो यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद जेंडर क्या है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फार्मर कैटेगरी आपको चुननी होगी। अगर फार्मर ज़मीन का मालिक है तो आप ओनर चुनेंगे, नहीं तो अगर उसने कोई ज़मीन किराए पे ले रखी है, लीज पे ले रखी है तो यहाँ पर आप टेनेंट भी चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर बटाईदार है तो आप शेयर क्रॉपर चुनेंगे। तो किसान ने किस प्रकार की ज़मीन पर बुआई कर रखी है उस हिसाब से आपको ये चुनना है। उसके बाद फार्मर टाइप चुनेंगे। अगर लघु किसान है तो स्मॉल चुनेंगे, नहीं तो आप मार्जिनल चुनेंगे अगर सीमांत किसान है तो। इसके अलावा आप चाहें तो अदर भी चुन सकते हैं। तो लघु या सीमांत किसान है तो आप इनमें से चुन लीजिए, नहीं तो आप अदर चुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल देनी होगी, जहाँ का किसान निवासी है वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। एड्रेस कंप्लीट आपको बताना होगा जो आधार कार्ड में दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लेना है, ब्लॉक का चुनाव कर लेना है। उसके बाद गाँव या फिर टाउन का चुनाव आपको यहाँ पर कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पिन कोड जो भी आधार कार्ड में दिए हुए हैं वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। पिन कोड दर्ज करने के बाद कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो नॉमिनी डिटेल दे सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर नॉमिनी नेम बताएंगे, नॉमिनी की एज क्या है वो बताएंगे, संबंध क्या है वो यहाँ पर आप बताएंगे। इसके साथ ही नॉमिनी का एड्रेस क्या है वो यहाँ पर आप बता देंगे। तो ये सारी डिटेल आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, कौन से जिले में बुआई कर रखी है। यहाँ पर वो डिटेल चुनिए जहाँ पर किसान ने फसल की बुआई कर रखी है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तहसील कौन सी है वो यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर गिरदावर सर्किल कौन सी है वो यहाँ पर आप चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर पटवार हल्का कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गांव कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर फसल की बिजाई हो रखी है। उसके बाद ये है मिक्स क्रॉपिंग। अगर किसी किसान ने एक ज़मीन पर अलग अलग फसल बो रखी है तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर CSC वाले इसे सेलेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर आप अलग अलग फसलें बताएंगी, कौन कौन सी फसल की किसान ने बुआई कर रखी है एक ज़मीन पर। तो यहाँ पर वो सभी फसलें सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 फसलें चुन ली है। उसके बाद अनुपात बताने होंगे, यानी कि मोट कितने अनुपात में आपने बोए हैं, ग्वार कितने अनुपात में इस ज़मीन के बोए हैं, और यहाँ पर आपने मूंग कितने अनुपात में बोए हैं। तो वो आपको यहाँ पर अलग अलग बताने होंगे। बाकी अगर मिक्स क्रॉपिंग नहीं है तो आप इसे अनचेक रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एक एक फसल को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पर फसल का चुनाव करेंगे, कौन सी फसल की बुआई हो रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले फसल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शोविंग डेट, यानी कि किस डेट को फसल की बुआई हुई है वो यहाँ पर आपको चुननी है। बुआई डेट में आपको ध्यान रखना है जिस दिन आप आवेदन कर रहे हो उससे आगे की डेट आपको नहीं चुननी है। उसके बाद प्लॉट नंबर या फिर खसरा नंबर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, ये भी आपको आपकी जमाबंदी में मिल जाएंगे। खसरा नंबर यहाँ पर दर्ज करने के बाद खाता नंबर क्या है वो भी आपको जमाबंदी में देखकर यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। अब आप कितने हेक्टर में इस फसल का बीमा करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर हेक्टर में आपको क्षेत्रफल दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर चलिए हम हेक्टर दर्ज कर देते हैं। हेक्टर में दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको कितने रुपए देने होंगे, किसान को कितने रुपए देने होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड क्रॉप पे क्लिक करना है और इस डिटेल को ऐड कर देना है। तो ये सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए, कितने रुपए का फसल बीमा बन रहा है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद ऐड क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी डिटेल ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये डिटेल ऐड हो चुकी है। अब अगर आप इसके साथ ही किसी दूसरी ज़मीन या फिर दूसरी फसल का फसल बीमा करना चाहते हैं तो जहाँ पर वो ज़मीन है वो गांव यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कौन सी फसल के लिए फसल बीमा करना चाहते हैं वो यहाँ पर फसल सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फसल सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमने मोट का किया था, अभी हम ग्वार सेलेक्ट कर लेते हैं। बुआई डेट सेलेक्ट करेंगे, प्लॉट नंबर या फिर खसरा नंबर, खाता नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पर हेक्टर में क्षेत्रफल दर्ज करेंगे। उसके बाद ऐड क्रॉप पे क्लिक करेंगे और इस ज़मीन को भी ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर आप किसी और ज़मीन या फिर और फसल का और साथ में बीमा करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे।
और उस ज़मीन को भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 3 अलग-अलग खेत के फसल बीमा कर रहे हैं एक साथ में। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको बैंक पासबुक अपलोड करनी है। इसके लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 पीडीएफ है। हमने 3 पीडीएफ फाइल बनाई है। पहली पीडीएफ फाइल बैंक डायरी की है किसान की, उसके बाद दूसरी पीडीएफ फाइल जमाबंदी की है। तीनों जमाबंदी को हमने एक साथ यहाँ पर स्कैन किया है, एक पीडीएफ बनाई है। अब यहाँ पर तीसरी पीडीएफ हमने सोविंग सर्टिफिकेट और बुआई प्रमाण पत्र की बनाई है। तो आप अगर राजस्थान से हो तो आपको कौन सा सोविंग सर्टिफिकेट और कौन सा बुआई प्रमाण पत्र लगाना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, और वो भरकर किस तरह से तैयार करना है इस पर पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बैंक डायरी को अपलोड कर देते हैं। उसके बाद बैंक डायरी यहाँ पर आ चुकी है, अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर 2 नंबर में जमाबंदी को अपलोड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। जमाबंदी आ चुकी है, अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जमाबंदी भी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद सोविंग सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। सोविंग सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सोविंग सर्टिफिकेट आ चुका है, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अब ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि टेनेंट सर्टिफिकेट क्या है। तो अगर किसी किसान ने जमीन को लीज पे ले रखा है, किराए पे ले रखा है या फिर कोई ठेके ले रखा है, तो किसान को शपथ पत्र या सहमति पत्र एक स्टाम्प पर तैयार कराना होता है और वही यहाँ पर अपलोड होता है। अगर किसान की खुद की जमीन है तो ये अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद एक बार ये सारी डिटेल आपको ध्यानपूर्वक चेक कर लेनी है कि डिटेल सही है या नहीं, क्योंकि अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हो तो बाद में आप इसमें एडिट नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है हर डिटेल को एडिट करने के लिए। इस पर क्लिक करके आप किसी भी डिटेल को एडिट कर सकते हो अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है तो। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खाता नंबर की जगह पर खसरा नंबर आ चुके हैं, जबकि हमने डिटेल सही तरीके से दर्ज की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खाता नंबर है उसकी जगह पर खसरा नंबर और जो खसरा नंबर है वो खाता नंबर की जगह पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये उल्टे हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करके चेक कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिट पे क्लिक करके हम देखेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल सही है, लेकिन जब हम प्रीव्यू चेक करते हैं तो जो खाता नंबर है वो खसरा नंबर की जगह पर आ जाते हैं और जो खसरा नंबर है वो खाता नंबर की जगह पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल प्रिंट आउट आएगा उसमें खसरा नंबर शो होंगे और खसरा नंबर शो होने ही जरूरी है। तो यहाँ पर खसरा नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं फिर से उसी तरीके से ये डिटेल आ चुकी है। तो अब हम इस डिटेल को सबमिट करेंगे। हमारा जो फाइनल प्रिंट आउट होगा उसमें खसरा नंबर शो होंगे जो कि जरूरी है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आप कितने क्षेत्रफल में ये बीमा करवा रहे हैं, कौन कौन सी फसल का फसल बीमा कर रहे हैं, बैंक ब्रांच कौन सी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। साथ में अकाउंट नंबर भी शो होंगे। तो ये सारी डिटेल आपको एक बार ध्यानपूर्वक चेक कर लेनी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस फॉर्म का बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर पे लेटर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो अनपेड फॉर्म में आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप जब चाहें इसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी CSC ID लगी हुई है, आपको CSC ID के पासवर्ड दर्ज करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर CSC ID के पासवर्ड दर्ज कर देता हूँ। CSC ID के पासवर्ड दर्ज करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने CSC वॉलेट पासवर्ड दर्ज करेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके CSC वॉलेट से ये पैसे कट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट नंबर आ जाएंगे और प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, यानी कि रिसिप्ट आ जाएगी। यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे, रिसिप्ट का प्रिंट आउट आ जाएगा। नहीं तो आप Ctrl+P प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। सेव पे क्लिक करेंगे। एक बार चलिए मैं कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ। उसके बाद इस रिसिप्ट को आपको किसान को दे देना है। अब अगर आप दोबारा से रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो पेड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकालेंगे। यहाँ पर आपको प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाता है।